कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीट टेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीटीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो आपका 13 जनवरी 2023 को पेपर आया था। क्योंकि हर प्रीवियस ईयर पेपर से कम आपके एक सेट से 5 या 6 नंबर क्वेश्चन सीडीपी में, अदर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कवर कीजिएगा, चाहे आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो या अदर्स कोई भी सब्जेक्ट हो। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर को कवर कीजिएगा। उसके बाद से आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको हर वो क्वेश्चन मिलेगा जो आप पढ़े हैं। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बी, इन दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। सी, ये दोनों एक ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्य अवस्था चरण तक सीमित हैं। ऑप्शन डी, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा डी, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी और कोहलबर्ग नैतिक विकास के कितने स्तर और स्तर के प्रति कितने चरण दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास के 3 स्तर हुए। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। तो आपका ये हो जाएगा, आपका स्तर हो जाएगा 3, चरण हो जाएगा आपका 6। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, तो हम बताएंगे 3, चरण कितने हैं तो 6। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण के प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। नैतिक विकास के स्तर हैं ये 3, इनके 2-2 चरण हैं। अब हम ये देखते हैं कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन बताई? 2 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन? जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? 2। कौन कौन सी है? प्रायत नैतिकता और सेकंड है आपका स्वायत्त नैतिकता। ये आपके जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। बताइए कौन कौन सी? प्रायत्त नैतिकता, दूसरा है आपका स्वायत्त नैतिकता। प्रायत्त नैतिकता उसको जिसको हेटेरोनोमस मोरालिटी जिसको हम बोलते हैं, इसको प्रायत्त बोलते हैं। और स्वायत्त को ऑटोनोमस मोरालिटी जिसको हम बोलते हैं, वो आपका स्वायत्त नैतिकता होगा। ये जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। लेकिन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण बताए हैं। फर्स्ट स्तर आपका पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। इसके 2 चरण हैं। फर्स्ट आपका अंकर्ता और सजा, सेकेंड आपका बाद उद्देश्य और अभिविन्यास। सेकेंड आपके स्तर पारंपरिक नैतिकता, जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। इसके 2 चरण बताए हैं उन्होंने। कौन कौन से? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। सबसे अधिक पेपर में क्वेश्चन आता है कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की किस स्तर में है, तो आप बताएंगे पारंपरिक नैतिकता अवस्था। और कौन से एज में? ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था में ये अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास होता है। चौथा चरण है आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा स्तर आपका उत्तर परंपरागत नैतिकता, जो 13 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें 2 चरण हैं, आपका सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। और 6 चरण है आपका सार्वभौमिक सिद्धांत। तो कोहलबर्ग के 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण। सबसे पहली चीज, आप पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कि परंपरागत नैतिकता में कौन कौन से चरण है, तो आप बताएंगे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। और चौथा चरण है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? जीन पियाजे ने 2। कौन कौन सी? प्राकृत नैतिकता और स्वायत्त। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। सेकेंड है कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन कौन सा है। ए है शिशु अवस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन बी है गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, मध्य अवस्था या किशोरावस्था। ऑप्शन सी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य अवस्था। ऑप्शन डी है पहले गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य अवस्था या किशोरावस्था। तो बाल विकास का सही अवधि क्रम कौन कौन सा होगा? तो पहले क्या होगा? पहले गर्भावस्था होगा,
ठीक, उसके बाद से कौन सी अवस्था होगी? शिशु अवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद से मध्य अवस्था, उसके बाद से किशोरावस्था। फर्स्ट होगा आपका गर्भावस्था, सेकेंड होगा शिशु अवस्था, थर्ड होगा पूर्व बाल्यावस्था, फोर्थ होगा मध्य बाल्यावस्था, फिफ्थ होगा आपका किशोरावस्था। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण डैश का परिणाम है? किसका परिणाम है? ऑप्शन है ए संबंधन, बी है वियोजन, सी अंतःक्रिया, डी स्वतंत्र कार्य का। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अंतःक्रिया का। पालन पोषण क्या है हमारा? अंतःक्रिया का एक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संगठन विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में करते हैं? किस अवस्था में ये समझ हो जाती है आपकी? तो ये कौन सी अवस्था होगी आपकी? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है हमारा? संतुलन बनाए रखता है, क्रमबद्ध करने आ जाता है और वर्गीकरण, चीज़ों को वर्गीकरण करने भी आ जाता है। कौन सी अवस्था में? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ये किस अवस्था को हम बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट होगा आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 7 से 11 वर्ष की अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चे को क्या होता है? आपका संतुलन करने लगता है, क्रमबद्ध करण होता है और वर्गीकरण करने की क्षमता भी इस अवस्था में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट होगा आपका, तो जहाँ तार्किक करने की क्षमता आ गई वो कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? किसी चीज़ का संतुलन, वर्गीकरण या क्रमबद्ध करने की क्षमता या अपनी समस्याओं का तर्क वितर्क करने की समस्या इस अवस्था में बच्चों की आ जाती है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। सबसे अधिक पेपर में क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप जितना अच्छा हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जल्दी से कवर करें। इससे हो सके 2 या 3 बार कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पेपर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी गामा कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त होती है कि 7 से 11 और संक्रियात्मक होती है आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अधिक समझ और ज्ञान रखने वाले के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। अधिगम का यह सिद्धांत किसने दिया है? देखते हैं ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की। क्या है आपका? सामाजिक सांस्कृतिक है। जीन पियाजे समाज सांस्कृतिक है। सिगमंड फ्राइड मनोगतिशीलात्मक है। B.F. स्किनर व्यवहारिकवादिक है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ए लेव वाइगोत्स्की। क्या है हमारा? अधिगम के सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही। आपका आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उसके अभिष्ट गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन डी है अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी विद्यार्थियों को उसके अभिष्टम गुणों का प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है हमारा? ये पहाड़ का काम करता है, जिसको हम समीपस्थ विकास या JDP बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी बच्चों को टेम्परेरी जो हेल्प करते हैं वो क्या है हमारा? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, जिसको हम पहाड़ स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ऑप्शन है ऐकिक और अवैज्ञानिक। ऑप्शन बी है निर्धारित और स्थिर। सी है अंतर्विषयात्मक।
और गतिशील, डी है स्पष्ट और प्राचीन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतर विषयात्मक और गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए निष्क्रिय अधिगम, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, डी है निर्देशन आधारित अधिगम। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका बी, सहयोगात्मक अधिगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? ऑप्शन है ए अंतर के व्यक्तिगत, ऑप्शन बी गतिशीलात्मक, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक, डी है प्रकृतिवादी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है ए यह एक दूसरे के स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, ऑप्शन बी यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी है दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यह एक दूसरे से प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रतिनिधित स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश से प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं का प्रश्न करेगा, ऑप्शन सी जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, ऑप्शन डी जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। ऑप्शन इसका बी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं का प्रश्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन ए अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में देखना चाहिए, ऑप्शन बी अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, ऑप्शन सी अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, डी सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? ए रचनात्मक, बी नियमित, सी सूचनाओं के मात्र ग्राह्यशीलता पर केंद्रित, डी शिक्षा अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। तो ऑप्शन ए केवल ए और बी सही है, बी केवल ए बी सी सही है, सी है ए बी सी डी सही है, डी केवल ए बी डी सही है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, ए बी डी सही है। सूचनाओं के मात्र ग्राह्यशीलता पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, रचनात्मक भी सही है, नियमित भी सही है, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए अध्यापक को विद्यार्थियों के बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए, ऑप्शन बी अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, डी विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, सी व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, डी अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क। आपके हर सेट में कम से कम अभिकथन और तर्क से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझे, उसके बाद से आंसर को दें। अभिकथन क्या दिया है?
तर्क क्या दिया है, दोनों का अंतर करें, उसके बाद से आंसर दें। अभी कथन दिया है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। तर्क है अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। सही विकल्प क्या होगा आपका? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें दिया आर में कि अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। ए दिया है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम शामिल किया जाए। तो दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन के जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? जैसे किसी फॉन्ट का बड़ा आकार, जैसे शब्दों का बड़ा आकार करना, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन ए दृष्टि की आंशिक क्षति, बी श्रवण बाधित, सी संवेदी बाधित, डी दृष्टि की समग्र क्षति। तो इसका राइट होगा आंसर आपका दृष्टि की आंशिक क्षति, मतलब उसको देखने की समस्या होगी तभी तो उसके लिए हम फॉन्ट या अक्षर को बड़ा आकार बनाएंगे या आवर्धक सामग्री का प्रयोग करेंगे। किस छात्र के लिए? जो दृष्टि से आंशिक क्षति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वलीनता विकार के जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्राय कौन सी दृढ़ समर्थता है? ऑप्शन है ए विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान देना, बी अपनी भावनाओं भी अभिव्यक्ति करना, सी प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, डी एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। इसका राइट होगा आंसर आपका विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है कि राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है, यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है ए विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, बी औसत समझ वाली विद्यार्थी, सी अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, डी अतिशय रूप से विश्वस्त। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कि अध्यापक को ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रम कौशलों को सम्मिलित करने का कार्य करती है। तर्क है कि बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्षीय माँ एक युवा चित्रकार की वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सहजता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? ए सहयोगात्मक अधिगम, बी निष्क्रिय अनुकरण, सी अवलोकनात्मक अधिगम, डी परासंज्ञान। तो इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन सी अवलोकनात्मक अधिगम, इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर ऑप्शन है ए कक्ष का वातावरण भयमुक्त हो, बी अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, सी पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो, डी विद्यार्थियों के मतों को प्रत्येक की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही आंसर कक्ष का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए, जिससे अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थियों में सम्मिलित करना चाहिए? एक कंठस्थीकरण रटने की प्रवृत्ति, बी समालोचनात्मक चिंतन, सी कार्यात्मक जड़ता, डी अभिसारी चिंतन। इसका सही होगा आंसर आपका
ऑप्शन हो जाएगा बी समालोचनात्मक चिंतन। इसका सही होगा आंसर समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन ए अनुरूपी सोच, बी अनुमानी, सी प्रश्न और त्रुटि, डी कलन विधि। तो इसका सही होगा आंसर आपका कलन विधि का अनुसरण किया जाता है, चरण दर चरण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है। फर्स्ट है, भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों को लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए। बी विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने की त्रुटियों को एक अवसर रूप में लेना चाहिए। थर्ड है कि सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, बी 1, 2, 3 सही है, सी है केवल 3 और 4 सही है, डी है का 2, 3, 4 सही है। तो इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल आपको 2 और 3 सही, 2, 3 और 4 सही है। अधिगम के आकलन के संबंध में कौन कौन सही है आपका, कौन कौन सा होगा आपका। तो विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने की त्रुटियों को एक अवसर रूप में लेना चाहिए और सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे के प्रति पुष्टि देने के लिए किया जा सकता है और विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन एक विद्यालयों में सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। तर्क की भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है कि ए सही लेकिन आर गलत। डी ए और आर दोनों गलत है। इसका क्या होगा आपका, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या अग्रता प्रदान करता है। ए पुरस्कार, बी दंड, सी रुचि, डी प्रशंसा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी रुचि। इसकी क्या है आपका, अभिप्रेरणा को संचालित करती है आंतरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं। ऑप्शन है ए समझ का स्तर, डी भावात्मक लब्धि, सी शिक्षण अधिगम सामग्री, डी सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है। ए लचीली पाठ्यचर्या, बी अधिगम के लिए बहुसंविधि उपागम, सी विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, डी अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। तो इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना क्या हमारा ये बाधक बन सकता है अधिगम के लिए। और कौन कौन सी निम्न बाधाएं हो जो बाधक बन सकती है हमारे, तो विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना नहीं चाहिए, शिक्षार्थी के शारीरिक और भावात्मक स्वास्थ्य नहीं देखनी चाहिए, शिक्षण रणनीतियाँ और विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य और अभिप्रेरणा स्तर भी बाधक बन सकता है अधिगम के लिए। आज का सेट आज यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।